नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। क्योंकि देश की हर बात दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, अभी तक आप युद्ध देख रहे थे और कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे थे कि युद्ध से हमें क्या, हम तो ठीक हैं, घर पर आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन दर्शकों, अब यह युद्ध आपकी दहलीज तक आ गया है। क्या महायुद्ध से महंगाई बढ़ने वाली है? महंगाई आसमान छूने वाली है? इसमें मैं, आप, सरकार कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक युद्ध चलेगा महंगाई का खतरा बढ़ने लगा है। दिखाता हूं आपको। और तवानाई की बचत के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। वॉर के चक्कर में पेट्रोल के भी और गैस के भी इसीलिए दिक्कत आई। गैस पे भी, पेट्रोल पे भी कीमतें बढ़ेगी, फिर नॉर्मल भी बढ़ेगा, सारा ही बढ़ेगा फिर। सुना आपने दर्शकों, लोग तो अभी से चिंतित हो गए, लेकिन आज आपको बताऊंगा भारत में क्या तैयारी है, दुनिया में क्या तैयारी है। लेकिन पहले देखिए कारण क्या है महंगाई का। दर्शकों, तेल और गैस डिपो पर निशाना बनाया जा रहा है। यही है वो तेल गैस डिपो जहां से तेल और गैस आपके घर तक यानी भारत तक आता है। लेकिन अब वहां पर क्या हो रहा है, दिखाइए फुल फ्रेम। अब दर्शकों, इधर रिफाइनरीज पर अटैक किया जा रहा है और ईरान पूरी दुनिया में महंगाई बम फोड़ रहा है क्योंकि ईरान के पास कुछ बचा नहीं है, तो वो अब रिफाइनरीज पर निशाना साध रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं इस तस्वीर को। देखिए, दावा ईरान का कि हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया है। जरा तस्वीर देखिए, कितना महत्वपूर्ण है। ये तेल पर ताले लगाने जैसा है दर्शकों। एक तरफ मिसाइल से हमला और इधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की दादागिरी शुरू हो गई। तमाम शिप से कहा जा रहा है कोई शिप यहां से नहीं निकले। सुनिए जरा IRGC शिप पर सवार होकर क्या कह रहा है, सुनाइए। Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy. देखिए दर्शकों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई शिप ना जाए, चेतावनी है और यहां से निकलना मना, ये ईरान कह रहा है। उसका असर क्या हो रहा है दर्शकों? प्रीमियम पेट्रोल। दर्शकों, दो तरह का पेट्रोल होता है, आपको बताऊं। एक होता है सामान्य जो आप डलवाते हैं, कुछ लोग डलवाते हैं स्पीड, और इसे कहा जाता है प्रीमियम पेट्रोल, जो महंगा हो गया है दर्शकों। और अब 2 रुपए उस पर बढ़ा दिए गए। सवाल यही है, अभी प्रीमियम हुआ है, लेकिन सरकार ने कहा है जो आप पेट्रोल लेते हैं सामान्य पेट्रोल, उस पर कोई पैसे नहीं बढ़ाए गए। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों। इस समय दुनिया परेशान हो रही है, दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है और जो अमेरिका युद्ध लड़ रहा है वहां से भी लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं हो रहा है। सुनवाइए जरा एक अमेरिकी क्या कह रहा है पेट्रोल को लेकर। But I'm calling pure bullshit. Look at this. A week and a half ago, this same amount of fuel cost me $86. Look at it today. $131.
almost $50 more in a week and a half. You're telling me they got all that oil from overseas over to here in a week and a half to charge us more? I thought we had large oil reserves here and could produce more out of anybody in the world. This is pure bullshit. Talk about theft and screwing us. सोचिए, अमेरिका में ये हालात हो गए। लोग कह रहे हैं अमेरिका तो बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन वहां पर भी पेट्रोल के दाम बढ़ गए। दर्शकों, आपको बताऊंगा आपके शहर का हाल क्या है, लेकिन पहले ये देखिए कौन कितना तेल निकालता है। ये है मिडिल ईस्ट के तमाम देश, और सबसे पहले दर्शकों सऊदी अरब 9.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन है यहां पर, लेकिन ये सबसे ज्यादा है। इसके बाद नंबर किसका आता है, मूव कीजिए इसे। दूसरे नंबर पर आता है इराक, 4.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहां से उत्पादन किया जाता है। अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ईरान जो इस युद्ध में है और यहां पर ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया जा रहा है दर्शकों, और यह भी तेल का बड़ा उत्पादक है, 4.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन। अब यह पूरा मिडिल ईस्ट का क्षेत्र फंस गया है। फिर आता है यूएई जो 3.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन निकालता है। यहां से गैस भी आती है दर्शकों, लेकिन यहां पर भी कई जगह रिफाइनरीज पर हमले किए गए। और आखिर में कुछ छोटे छोटे देश जिसमें कुवैत जो 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन निकालता है, मूव कीजिए इसे। और आखिर में नंबर आता है कतर का, 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल यहां से निकलता है। यह वो पूरा मिडिल ईस्ट है जो आप तक तेल पहुंचाता है, दुनिया तक तेल पहुंचाता है। लेकिन अब इसी मिडिल ईस्ट पर खतरा मंडराने लगा है दर्शकों, और यह ऐसा खतरा है जो दुनिया में महंगाई बम फोड़ेगा, और ऐसा महंगाई बम जिससे कोई भी उबर नहीं सकता। यह तस्वीर आप देखिए दर्शकों, जो मैप आपको दिखा रहा हूं मैं। दुनिया इस समय सबसे बड़ा तेल उत्पादक इलाका मिडिल ईस्ट है, वहां खतरा देख रही है। यहां के देश 31 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादन करते हैं। और आपको बताएं दर्शकों, मिडिल ईस्ट से दुनिया में करीब 29 से 31% तेल की सप्लाई होती है। दरअसल मिडिल ईस्ट का तेल सस्ता और अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए पूरी दुनिया खासकर एशिया इसी पर निर्भर है। चीन सबसे बड़ा खरीदार है, करीब 38% हर दिन तेल खरीदा जाता है। और भारत 15 से 20% तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है। यही है वो इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपको बताएं 2025 से पहले भारत मिडिल ईस्ट से 40% क्रूड इंपोर्ट करता था, लेकिन 2026 में भारत की निर्भरता रूसी तेल पर ज्यादा हुई। वहीं पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से करीब 80% तेल खरीदता है। साथ ही जापान और साउथ कोरिया करीब 12% तेल खरीदते हैं। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया 25% सप्लाई यहां पर होती है। सबसे बड़ी बात यह कि यूरोप करीब 5% और अमेरिका 3% तेल यहीं से खरीदता है। लेकिन यह तेल अब मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि सऊदी ने कह दिया है कि $200 तक जा सकता है, यानी आपके घर पर आने वाला पेट्रोल महंगा होगा। रिपोर्ट देखिए। जिस युद्ध की शुरुआत ईरान में रिजीम चेंज के लिए हुई, उसकी आग धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई है। समंदर में तेल के टैंकर जल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में तेल डिपो फट रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता महंगाई हर घर में घुस रही है। महायुद्ध 3 देशों के बीच है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज ठप हैं, चीन में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन है, अमेरिका में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो क्या भारत में भी महंगाई बम फूटने वाला है? कंज्यूमर्स के लिए पेट्रोल और डीजल का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है। ये सिर्फ जलते तेल का धुआं नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी पर संकट के बादल हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो रिसेशन तय है, दुनिया सांस रोके खड़ी है। आगे क्या होगा, तेल के दाम कहां तक पहुंचेंगे, आज हम आपको बताएंगे। आगे क्या क्या होने वाला है, देखते जाइए। तेल और गैस का भाव कहां तक पहुंचेगा। अब देखिए, ये महायुद्ध है दर्शकों,
और इसलिए इसका असर दुनिया पर पड़ रहा है। पहले बात करूंगा दुनिया में इसका कितना असर पड़ रहा है, उसके बाद बताएंगे भारत पर क्या स्थिति है। लेकिन पहले दुनिया भर में क्या स्थिति है जान लीजिए। युद्ध का आर्थिक असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, अब वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर इसकी भारी स्थिति और दबाव दिख रहा है दर्शकों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव का सीधा असर दुनिया पर दिख रहा है। हॉर्मूज ब्लॉक होने से तेल और गैस बाजार को गहरा झटका लगा। प्राकृतिक गैस की कीमतों में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही दुनिया के कई देशों में पेट्रोल की कीमतें बेकाबू हो गई। आइए आपको बताते हैं। पहले है ऑस्ट्रेलिया, जहां पेट्रोल की कीमतों में करीब 32% की वृद्धि हुई है। सोचिए दर्शकों, युद्ध के बीच अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतों में 24% की तेजी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध शुरू किया, वहां पर भी ऐसी स्थिति। उसके बाद नंबर आता है सिंगापुर में, पेट्रोल की कीमतें 21% तक बढ़ चुकी हैं। और पाकिस्तान में तो हालात बेहद खराब है। 20 से 21% की बढ़ोतरी पेट्रोल में देखी गई। लॉकडाउन भी लग गया है, सब कुछ कैंसिल हो गया। आगे बताऊंगा आपको। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। स्पेन में करीब 19% पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और इसके अलावा डीजल के दाम में भी तेजी से उछाल देखा जा रहा है। आपको बताएं, ये उछाल आने वाले दिनों में कई जगह पर आएगा। ऑस्ट्रेलिया में डीजल की कीमतें 40% बढ़ गई हैं। अमेरिका में डीजल की कीमतें 33% बढ़ गई हैं। वहीं दुनिया भर में दर्शकों एलपीजी की कीमतें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। आपको बताएं, भारत में इस समय एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं और 60 रुपए तक बढ़ाई गई हैं। लेकिन अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कह रहा है सुनवाते हैं आप। टॉप 15 जीएस के अंदर लगभग 13,700 से भी ज़्यादा कनेक्शंस दिए गए हैं और लगभग 7,500 कंज्यूमर्स एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स में लगभग 93% की व्हाट वी से ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में काफ़ी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। अब दर्शकों, सरकार कह रही है कि हालात चिंताजनक हैं और हमारी उस पर नजर है। अभी तक भारत में असर कम दिख रहा है दर्शकों, लेकिन धीरे धीरे ये दिखने लगा है। कैसे और मैं क्यों कह रहा हूं? हवाई यात्रा महंगी हो गई है दर्शकों। ये सब कुछ पेट्रोल डीजल पर निर्भर करता है, तेल पर निर्भर करता है, गैस पर निर्भर करता है। और पहला, हवाई यात्रा महंगी हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए। अब होटल्स में गैस की दिक्कत है, घर पर गैस की दिक्कत है, ऑर्डर ज्यादा हो रहा है, तो जोमैटो ने अपना पैसा बढ़ा दिया, डिलीवरी का प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी गई है दर्शकों। और इसका सीधा मतलब यह है कि अब बाकी चीजों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि एक डिलीवरी ऐप ने अगर यह फैसला लिया है तो फिर असर बाकी डिलीवरी ऐप पर भी पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, अगर आप भारत में हैं और भारत में इस समय क्या स्थिति है जानना चाहते हैं, तो मैं आपको हर एक जगह पर कहां कैसी क्या स्थिति है बताऊंगा। आइए आपको बताते हैं भारत में महंगाई को लेकर क्या तैयारी है, क्या स्थिति है। युद्ध का असर अब धीरे धीरे दर्शकों भारत तक पहुंच गया है। बड़ी बात बता रहा हूं, आम आदमी को अब महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। भारत में हवाई यात्रा पहले के मुकाबले और ज्यादा महंगी हो गई है। साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई है। दर्शकों देख लीजिए आप, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें 2 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ आज बढ़ा है दर्शकों ये रेट। साथ ही इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। सोचिए जरा आप, इंडस्ट्रियल डीजल 87.57 से बढ़कर 109.59 रुपए मिलेगा दर्शकों। और एयर इंडिया ने अपनी टिकट की कीमतें बढ़ा दी हैं। अगर आप सफर करने वाले हैं तो जान लीजिए, एयर इंडिया के घरेलू उड़ानों पर 399 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इंडिगो ने घरेलू उड़ानों पर 425 रुपए किराया बढ़ा दिया। मिडिल ईस्ट की फ्लाइट पर 900 रुपए की बढ़ोतरी हुई है दर्शकों। आपको बताएं, भारत से चीन के लिए उड़ान पर 1800 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और भारत ने
अगर यूरोप आप जाते हैं तो ये किराया आपको 2,300 रुपए बढ़ा हुआ मिलेगा। सबसे बड़ा झटका लगा है दर्शकों आपके घर रसोई गैस के सिलेंडर पर। इसकी कीमतें बढ़ने लगी हैं। घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपए की वृद्धि के साथ सबसे ऊंचे स्थान पर है। इसके साथ ही बुकिंग समय पर नहीं मिल रही है। हालांकि उसे समय बढ़ा दिया गया है, 25 दिन बाद आपका एक सिलेंडर बुक होगा। और ब्लैक में गैस सिलेंडर खरीदने पर ज्यादा महंगा पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि ब्लैक में अगर आपने बेचा या खरीदा तो आप पर कार्रवाई होगी। अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा किया गया है दर्शकों, तो सीधा असर पड़ा होटल्स पर। इसकी वजह से होटल में थाली की कीमत बढ़ाई जा रही है। कई होटल्स ने अपने खाने की कीमत में इजाफा भी कर दिया है, 2-4 रुपए जो आप देख नहीं पा रहे हैं। और जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 2 रुपए प्रति ऑर्डर बढ़ा दी है। अगर आप भी ऑर्डर करते हैं तो सुन लीजिए, होटल पर प्रभाव पड़ने से फूड डिलीवरी ऐप पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और इसलिए जोमैटो ने अपने रेट में वृद्धि की है, यानी आप पर असर पड़ रहा है। और आज हमने बात भी की आम लोगों से, देश के लोग क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। भैया क्या बताए, आम जनता इसमें परेशान हो रही है। जो मध्यम वर्ग का आदमी है उसके लिए 1-2 रुपए हर चीज में रेट की महंगाई देखिए। जब से ये युद्ध चल रहा, महंगाई कहाँ जा रही। अब एक पेट्रोल डीजल ही, अब इसका बढ़ने का मतलब महंगाई किस स्तर पर पहुंचेगी। ये तो महंगाई जेब काटने वाली बात हो गई। वैसे भी कम सस्ताई नहीं दी और 2 रुपए बढ़ाने के बाद पब्लिक के जेब से ही कटना है। उनके तो पॉकेट पे वजह आ रहा है, पूरा पॉकेट में भार पड़ रहा है। 2 रुपए बढ़ रहा, 2.5 रुपए बढ़ रहा, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 रुपए बढ़ा रहा है, 2.5 रुपए बढ़ा रहा है, लेकिन इसकी मार जो जनता में हो रही है। जिसको समझ है उसको ये चीज तो समझ में आ रही है कि वॉर चल रही है इजराइल और ईरान में, तो थोड़ा अप डाउन तो होगा ही होगा, लेकिन जैसे ही वॉर में कॉन्फ्लिक्ट कम होगा चीजें वापस आ जाएगी, लाइफ तो नॉर्मल हो जाएगी। आदमी परेशान है, खाने तो लगा हुआ है लाइन में गैस के लिए, कहाँ से रुपए आएंगे लोगों को। देखिए कितना लोग 100 लोन लड़के लगते हैं लाइन में गैस लेने के लिए। अब देखिए दर्शकों, लोग गैस को लेकर परेशान हैं, लेकिन वहां तो कमी आ रही है, लेकिन अब इधर प्रीमियम पेट्रोल बढ़ गया है। अब आपको बताता हूं दर्शकों इधर स्थिति क्या है। सबसे पहले 3 मार्च को आपको याद होगा सऊदी के अरामको पर बम मारा गया और वहीं से तेल की दिक्कतें शुरू हुई। यही वो तस्वीर है दर्शकों। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे, अगली तस्वीर दिखाइए। ये 19 मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। 3 मार्च से 19 मार्च हो जाएगी। ईरान ने कुवैत की रिफाइनरी पर बम मारा और यहां से तेल की कीमतें धीरे 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 और ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन दर्शकों अब आपको एक और खबर बताता हूं। यहां तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट कह रहा है तेल वेल भाड़ में जाए, हमें अब बदला लेना है ईरान से। और आज बाकायदा अपनी ताकत दिखाई है सऊदी ने। दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। दर्शकों आपको सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। अब सऊदी ने कह दिया है जंग के बीच तेल की कीमतें जाएंगी $180 से भी ऊपर, तो क्या $200 तक टच करेंगी तेल की कीमतें। और अगर दर्शकों क्रूड ऑयल बढ़ा तो आप ये लिख कर ले लीजिए कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ेगी। इसलिए बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अभी भी समय है, युद्ध रुक जाना चाहिए। लेकिन सऊदी ने क्या ऐलान किया है आपको बताता हूं। यह सऊदी के प्रिंस बिन सलमान। जंग के बीच तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जंग से पहले 27 फरवरी को कच्चे तेल की कीमतें $73 प्रति बैरल थी दर्शकों। 6 मार्च को क्रूड ऑयल की कीमत पहुंच गई $94 प्रति बैरल। लेकिन आपको बताएं 19 मार्च को कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा धमाके हुए उस वजह से पहुंची $115 प्रति बैरल। अब दर्शकों जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तेल की कीमतों को लेकर सऊदी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसी ही बाधा रही तो तेल की कीमतें $180 प्रति बैरल तक चली जाएगी। और सऊदी अरब के अधिकारियों का अनुमान है दर्शकों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के अंत तक संकट रह सकता है। ऐसे में तेल की कीमतें $180 प्रति बैरल के पार भी जा सकती है, 200 भी टच कर सकती है।
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया का 20% तेल आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रास्ता नहीं खुला तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। दावा तो यह भी है दर्शकों कि तेल की कीमतें $200 से पार भी जा सकती हैं। ऐसे में दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। कच्चे तेल पर आधारित सभी उद्योगों का उत्पादन महंगा हो जाएगा। इससे भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तेल की कीमतें अगर लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो इससे ग्लोबल ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ जाएगा दर्शकों। और आप मानकर चलिए, अगर एक जगह पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो फिर धीरे 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 सबको अपनी चपेट में ले लेंगी। सुनिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने जो युद्ध को लेके तेल संबंधित भविष्यवाणी करी है कि अगर ये अप्रैल तक जाता है तो तेल के दाम $180 तक पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है ये विश्व में हाहाकार मचा देगा, खासकर उन देशों के लिए जो कि ऑयल के लिए, एनर्जी के लिए आयात यानी इंपोर्ट पर निर्भर हैं। उसमें चीन और भारत भी आते हैं। जो क्रूड का दाम दिखाई देता है ट्रेड होता हुआ, उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट जुड़ती है, उससे कहीं ज्यादा वो भारत में कॉस्ट करता है। तो मुझे लग रहा है भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रुपए पे प्रेशर ओवरऑल पड़ेगा। हमारे टोटल इंपोर्ट भी इससे प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे। हर $1 बढ़ता हुआ दाम क्रूड का भारतीय एक्सचेकर के ऊपर करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का अंतर डालता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बढ़ते हुए दाम कहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था को और विश्व को प्रभावित करेंगे। मुझे लगता है एक वैश्विक मंदी की परिस्थिति खड़ी हो सकती है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं एक और जानकारी। अगर आप तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो यह मानकर चलिए कि दुनिया में कई सारी ऐसे सामान हैं जिनकी कीमत बढ़ेगी। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा तो विदेशी सामान भी महंगा हो जाएगा दर्शकों, और इसकी बातें कही जा रही है। मूव कीजिए इस तस्वीर को। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो विदेशी सामान महंगा होगा, और अभी दर्शकों डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है। ये दुनिया भर में इस समय चर्चा का विषय बन गया कि आखिर डॉलर कहां तक जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पहुंच गया है डॉलर। और आपको बताएं दर्शकों, ये चिंता की बात भी है, क्योंकि आप जब व्यापार करते हैं तो इससे कईयों को तो फायदा होता है, लेकिन कई व्यापारियों को नुकसान होता है। क्या होता है दर्शकों, आपको बताता हूं। ये डॉलर की कीमत है। आपको शुरुआत से बता रहा हूं, 1947 में 4 रुपए थे, फिर 10 रुपए पहुंच गया रुपया, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ 1993 तक। 1998 तक 40 था, और 2000 जैसे ही दशक लगा तो 50 तक आसपास रहने लगा। 2014 में ये 60 था, और अब जाकर दर्शकों 2026 में ऑल टाइम हाई 93 पर पहुंच गया है, और ये अब तक का ऑल टाइम हाई है दर्शकों। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और अभी दुनिया में हालात हैं, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इसका असर क्या पड़ सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपया इतिहास के सबसे निचले स्तर 93.24 पर पहुंच गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल है दर्शकों। खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकानों पर हमले के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार निकल गई। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, जिसके लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, और तेल महंगा होने से डॉलर की मांग बढ़ी और रुपया कमजोर हो गया। रुपया कमजोर होने से भारत के लिए आयात महंगा हो जाएगा दर्शकों। क्रूड ऑयल जैसी चीजों के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे हमें। इसके अलावा विदेश से इंपोर्ट की जाने वाले सामान भी महंगे हो जाएंगे, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान अब महंगा हो जाएगा। हालांकि रुपया कमजोर होने से निर्यातकों को फायदा होगा दर्शकों। जैसा मैंने कहा, भारत से दूसरे देश में सामान भेजने पर कारोबारियों को फायदा मिलेगा। फार्मा, कपड़ा उद्योग की कंपनीज को डॉलर में भुगतान मिलता है। जब वो डॉलर्स में रुपए बदलते हैं तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। हालांकि एक तरफ कहा जाए तो रुपए का कमजोर होना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। ये सब कुछ युद्ध की वजह से हो रहा है दर्शकों। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पेट्रोल और डीजल, नॉर्मल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। डीजल के दाम बढ़ेंगे तो खाने पीने का सामान महंगा होगा। डीजल के दाम बढ़ेंगे तो किसान भाइयों के लिए डीजल बहुत वाइटल है, वहां दिक्कतें आएंगी। आज की तारीख में मेरा सुझाव सरकार को यह है, अनयूजुअल
इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मार्केट लिंकिंग का कॉन्सेप्ट छोड़ के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सब्सिडी दी जाए, और दूसरा डॉलर का दाम कम करने के लिए, डॉलर का इनफ्लो बढ़ाने के लिए एनआरआई डॉलर्स बॉन्ड इशू लाया जाए, जिससे डॉलर्स का इनफ्लो बढ़े और रुपी स्ट्रांग हो। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, भारत में तो आपने देख लिया, दुनिया में देख लिया, लेकिन एक देश ऐसा है जो हमेशा से कंगाल है और वहां तो गरीबी में आटा गीला हो गया है दर्शकों, वो है पाकिस्तान। जंग के बीच लॉकडाउन जैसे हालात तो बन गए थे, लेकिन अब ब्लैकआउट जैसे हालात भी बन गए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहली तस्वीर दिखाइए। पाकिस्तान में तेल संकट के बीच उनकी परेड होती है दर्शकों, रिपब्लिक डे की, वो समारोह ही कैंसिल कर दिया। बताइए आप, जो देश की शान है वही कैंसिल हो गई है, तो देश के हालात आप समझ सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। जंग के बीच पेट्रोल की भारी किल्लत है, शहबाज ने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन बावजूद इसके इस समय पाकिस्तान में मारामारी चल रही है पेट्रोल को लेकर। दर्शकों, कुछ दिन पहले 9 मार्च को शहबाज शरीफ ने देश भर में लॉकडाउन लगाया था, और अब खबर यह है कि लॉकडाउन को और बढ़ा दिया जाएगा, यानी पेट्रोल की दिक्कत को लेकर स्कूल और सरकारी खर्चे पर कंट्रोल किया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जंग के बीच पाकिस्तान में ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। तेल और गैस का संकट कंगालिस्तान में इतना गहरा गया कि 10 दिन पहले शहबाज सरकार ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए। अब पैसे और तेल की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान ने 23 मार्च को होने वाले रिपब्लिक डे परेड को ही कैंसिल कर दिया है। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। तेल गैस संकट के बीच पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो गई है। खाने पीने के संकट के साथ साथ रोजमर्रा के कामों पर भी ब्रेक लगाने की तैयारी है। स्कूल और ऑफिस को 2 सप्ताह के बजाय लंबे समय तक बंद किया जा सकता है। जंग के बीच कंगालिस्तान मिटने की कगार पर पहुंच गया है। अब दर्शकों सोचिए जरा, मैंने एक शब्द कहे कुछ देर पहले, गरीबी में आटा गीला, और वो पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं दर्शकों। और पाकिस्तान में दर्शकों को जैसे हालात हो गए, आप ये मानकर चलिए जैसे शहबाज दिख रहे हैं वैसा ही पाकिस्तान का हाल है। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दर्शकों। पाकिस्तान गंभीर तेल और गैस संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार गिरती ही जा रही है। पाकिस्तान ने 23 मार्च को होने वाले रिपब्लिक डे परेड को ही कैंसिल कर दिया। सोचिए आप, परेड को आगे 28 अप्रैल को आयोजित किया जा सकता है। शहबाज शरीफ की सरकार ने परेड को कैंसिल करने के पीछे कई तरह की दलील दी। खाड़ी तेल संकट और खर्च में कटौती के चलते यह फैसला लिया गया है। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते दर्शकों पाकिस्तान को जरूरत का तेल भी नहीं मिल रहा है, और ऊर्जा संकट के चलते पाक सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। जानकारी आपको दे रहा हूं, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 55 रुपए बढ़ गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 321 रुपए प्रति लीटर है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 335 रुपए प्रति लीटर है। स्कूलों को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। खबर यह भी है 60% सरकारी वाहनों पर ब्रेक लग गया है, और यह 100 भी हो सकता है। शीर्ष अधिकारी नेताओं के विदेश दौरे पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और यह बढ़ा दिया गया है। मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी भी काट ली गई है, वहां सैलरी भी नहीं मिल रही। काम के लिए वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी गई है। और आपको बताएं, पाकिस्तान में तेल संकट के बीच ये देख रहे हैं आप, जैसे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बिजली भी नहीं मिलेगी। ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। बिजली कट गई है कई जगह पर। देश के कई हिस्सों में दर्शकों ब्लैकआउट का खतरा है। आप ये मानकर चलिए कि अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर पाकिस्तान का हाल जान लीजिए क्या हो सकता है। सुनिए पाकिस्तानी इस पर क्या कह रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, 23 मार्च के हवाले से ये चीजें हो चुकी हैं कि जो एक परेड होती थी जिस जोश व खरोश से मनाई जाती थी, वो इस मरतबा नहीं होगी, सादगी होगी। और इसके अलावा ये कि पेट्रोल के मामलात बढ़ाए गए थे, लेकिन मजीद उसको नहीं बढ़ाया गया।
कंट्रोल किया जा रहा है पेट्रोल को। इसके अलावा ये कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। सरकारी ऑफिस का पेट्रोल भी कम किया जा चुका है कि वॉर कितनी ईरान की और अमेरिका का कितना ये मामला चल सकता है, कितना लॉन्ग हो सकता है, इसलिए ये चीज़ें की गई हैं। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इनका इम्पैक्ट होगा और गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं वहाँ भी कोशिश की जा रही है कि जितनी मीटिंग्स हों फेडरल कैबिनेट की या प्रोविजनल, वो ऑनलाइन मीटिंग्स हो बजाय इसके कि ताकि फ्यूल की कंजम्पशन ना हो, फ्यूल की सेविंग हो। और अगर ये वाली कंडीशन चलती रही तो मुझे लगता है कि और भी बहुत ज़्यादा सेविंग की तरफ गवर्नमेंट जाएगी। पाकिस्तान की स्थिति, आर्थिक स्थिति अभी बहुत ही घोर संकट में है। जिस तरीके से इन्होंने सभी स्कूल और कॉलेजों को 2 हफ्ते तक लगातार बंद करके रखा है और सरकारी वाहनों पे रोक लगा दी है कि वो नहीं चलेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि 23 मार्च को इनकी रिपब्लिक डे मनाया जाता है पाकिस्तान में, पर वो परेड भी इस साल इन्होंने रद्द कर दी है गल्फ ऑयल क्राइसिस को मन में रखते हुए। हर जगह ही रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है पाकिस्तान की, गाड़ियों पे रिस्ट्रिक्शन, तनख्वाहों पे रिस्ट्रिक्शन लग रही है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि एक मुल्क की रिपब्लिक डे परेड आप रद्द कर रहे हो 23 मार्च की, तो ये तो मतलब एक घोषणा है कि आपकी आर्थिक स्थिति खत्म हो चुकी है। इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल दर्शकों, खत्म हो चुकी है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, 2 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान के, भारत और चीन। जल्द ही अब बॉर्डर ट्रेड शुरू हो जाएगा दर्शकों, जो कई समय से बंद था, अब उसे फिर से शुरू करने की तैयारी है दर्शकों। 6 साल बाद लिपुले दर्रे से ट्रेड शुरू होगा। युद्ध के बीच ये बहुत बड़ी खबर है दर्शकों, क्योंकि भारत और चीन के बीच अगर व्यापार शुरू होता है तो इससे फायदा दोनों देशों को होगा। और दर्शकों ये सब पता है क्यों हो रहा है, उसकी वजह है दर्शकों ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दर्शकों अब ये ईरान के लिए मौका बन गया, मौका। ईरान यहीं पर टिका हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके अब वो वसूली की तैयारी में लग गया है। आपको बताता हूं क्या वसूली की तैयारी है। यह है दर्शकों वसूली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजरेगा वो 17 करोड़ देगा, 17 करोड़। यानी ये आप एक तरह से मान लीजिए सड़क पर चलने वाला टोल है, यानी अब यहां से टोल टैक्स भरना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और ईरान की चाल। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान धमकी दे रहा है। एक बार फिर सुनवाइए कैसे धमकी दी जा रही है खुलेआम। इस्लामिक रिवॉल्यूशन, attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on. यह है दर्शकों ईरान की तैयारी, यानी वो किसी देश के जहाज को निकलने नहीं देगा और जो भी यहां पर फंसा हुआ है उससे पैसे वसूलेगा। यानी ईरान का काम हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खलीफा की दादागिरी शुरू हो गई। हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान ने अब तक 17 करोड़ वसूले। दावा यह कि एक तेल टैंकर कंपनी ने हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान को $20 लाख का भुगतान किया। ये गतिविधियां ऐसे समय में हो रही हैं जब चीन और भारत सहित कई देश तेहरान के साथ हॉर्मुज से गुजरने की बात कह रहे हैं। लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है दर्शकों ईरान कितना कमीशन लेगा, कितना टोल लेगा। लेकिन अगर ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर सिर्फ 10% ट्रांजिट टैक्स भी लगा दिया तो वो बिना कुछ किए इतनी मोटी रकम कमा लेगा कि दुनिया के बड़े बड़े देश देखते रह जाएंगे। और ईरान अगर ये वसूली करता है दर्शकों तो इसका असर जेब पर पड़ेगा। 10% टैक्स का मतलब तेल कंपनियां ये बोझ ग्राहकों पर डालेंगी, जिससे पेट्रोल की कीमतें 10-15 रुपए लीटर तक तुरंत बढ़ सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो समंदर के रास्ते आता है वो भी महंगा हो जाएगा। यानी ये टोल टैक्स आखिरकार आम लोगों को ही देना पड़ेगा। और आपको बताते हैं इसको लेकर तस्वीर भी साफ हो गई है। फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा वे है जो विश्व के 20% हिस्से को कवर करता है और उसी के रास्ते से तेल और गैस वहां पे पहुंचते हैं। और ईरान ने अपने सेफ्टी के लिए जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट के सारे देशों पे जो अटैक कर रहा है उससे पूरा एक वैश्विक अर्थव्यवस्था डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। उसी श्रेणी में हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से अब ईरान ने एक आर्थिक हथियार के रूप में उसको यूज कर रहा है और कुछ प्राइवेट जहाजों से उसको पास कराने के लिए सुरक्षा के नाम पे उनसे टोल टैक्स भी लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मचेगा। इस तरीके का उपयोग करके ईरान प्रॉक्सी को पैसा देना चाहता है जिससे वो कि अमेरिका और इजराइल के साथ वो लंबा युद्ध में जा सके और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिका और इजराइल के ऊपर दबाव पड़े। लेकिन दर्शकों, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब भारत सख्त हो गया। भारत नहीं चाहता कि कोई भी असर युद्ध का भारत पर पड़े और इसलिए भारत की निगाहें अब मिडिल ईस्ट युद्ध पर हैं और इसके लिए भारत ने कहा है कि हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारी शुरू कर दी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर प्रधानमंत्री ने बात भी की है। पीएम ने सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। कतर से बात करते हुए ऊर्जा ढांचे पर भी हमले की निंदा की है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की रणनीति की दर्शकों शुरुआत हो चुकी है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब दर्शकों आपको बताएं, इस समय 3 देश हैं। सबसे पहले आप इमैनुअल मैक्रो को देख रहे हैं, फिर सऊदी को देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक जो तस्वीर दिख रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर काफी सख्त है। लेकिन अब भारत ने भी अपनी सख्ती दिखा दी है दर्शकों, और ये सख्ती जरूरी भी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भारत अपनी तरह से सोच रहा है और अपनी तरह से फैसले भी ले रहा है। आइए आपको बताता हूं पीएम मोदी ने इसको लेकर क्या कहा है। युद्ध की वजह से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। भारत इस युद्ध को लेकर अब तक दूरी बनाए हुए है, लेकिन युद्ध से बिगड़ते हालात पर मोदी सरकार चिंतित है दर्शकों। पीएम मोदी ने खुद युद्ध को लेकर चिंता जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दुनिया के 5 देशों के साथ फोन पर बात की। उन्होंने फ्रांस, जॉर्डन, सऊदी अरब, मलेशिया, कतर के राष्ट्र प्रमुखों से बात की। इस बातचीत में उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की कड़ी निंदा की। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही पर जोर दिया, जो दुनिया भर के लिए एक लाइफलाइन की तरह है दर्शकों। और पीएम ने इस बातचीत की जानकारी भी साझा की है। आपको बताते हैं, भारत अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन पिछले 2 दिन से हॉर्मुज को लेकर भारत के तेवर थोड़े तल्ख हो गए मजबूत। पीएम ने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन डिप्लोमेट्स खुलकर बोल रहे हैं। गुरुवार को ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त ने हॉर्मुज में हमले की निंदा की। उच्चायुक्त विक्रम ने कहा है, सभी नाविकों की सुरक्षा जिम्मेदारी है। नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा, व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने को लेकर भारत प्रतिबद्ध है। हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना और नागरिक समुद्री बुनियादी ढांचे पर हमला स्वीकार्य नहीं है। ऐसे हमलों की वजह से बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। भारत नाविकों की आपूर्ति करने वाले शीर्ष 3 देश में है, जो वैश्विक नाविक कार्यबल में लगभग 13% का योगदान देता है और हम नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। साफ है दर्शकों, भारत ने हॉर्मुज पर इतना खुलकर पहली बार बोला है, यानी सीधा मतलब यह है कि भारत हॉर्मुज पर अब सख्त रुख अपनाएगा। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जो भारत का स्टैंड है वो केवल और केवल भारत की 140 करोड़ की जनता के आधार पर वो निर्धारित होता है स्टैंड, क्योंकि भारत 80% एक इकोनॉमी है जो अपनी एनर्जी नीड्स, चाहे वो ऑयल हो या गैस हो, उसके लिए वो बाकी कंट्रीज के इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है और उसमें से सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पास होता है। अब ऐसी स्थिति में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो अभी की सरकार ने अभी तक भी तेल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें प्रीमियम कैटेगरी अगर हटा दें तो एक जनरल उपभोक्ता के लिए अभी भी दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन कब तक भारत सरकार उसको सस्टेन कर सकती है जब 80% हमारा इंपोर्ट है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। तो भारत का जो स्टैंड है, इट्स नॉट अबाउट प्रो अमेरिका और प्रो ईरान और एंटी अमेरिका, एंटी ईरान, इजराइल, इट्स नॉट अबाउट जियोपॉलिटिक्स। ये वो बात है कि भारत की 140 करोड़ की जनता जिस चीज से इंपैक्ट होगी तो उस पे भारत एक कड़ा रुख अपनाएगा।
अब दर्शकों, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव हो गए हैं। अब खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री ने बहरीन के किंग से बात की है और पश्चिम एशिया के हालात पर पीएम मोदी ने चर्चा की है। आपको बताएं, ऊर्जा भंडारों को लेकर पीएम मोदी चिंतित है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर चिंतित है, तेल भंडारों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर चिंतित हैं और सभी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है और निंदा की है। लेकिन दर्शकों, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा, अगर मान लीजिए खुलता नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो क्या तैयारी है दुनिया की? दुनिया की तो नहीं पता, लेकिन इजराइल ने एक तैयारी कर ली है दर्शकों। ये खुद इजराइल दावा कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बीच नेतन्याहू ने एक नया रास्ता तलाश लिया है, वो है शॉर्टकट। दर्शकों, आइए आपको बताता हूं नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और इस शॉर्टकट के बारे में बाकायदा आज वो आए सामने दुनिया के और उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पास सॉल्यूशन क्या है। सुनवाइए जरा। That what has to be done is to have alternative routes instead of going through the choke points of the Hormuz Straits and the Bab el-Mandeb Straits in order to have the flow of oil. Just have oil pipelines, gas pipelines going west through the Arabian Peninsula, right up to Israel, right up to our Mediterranean ports, and you've just done away with the choke points forever. लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात है, इस समय इजराइल दो तरह की रणनीति पर काम कर रहा है और आपको बताता हूं ये रणनीति क्या है। सबसे पहले आप देखिए, ये ईरान पर हमले कर रहा है, तेल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है और फिर कह रहा है कि हम तेल की पाइपलाइन बिछा देंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी हॉर्मूज संकट के बीच नेतन्याहू ने प्लान बना लिया है और पेश भी कर दिया। तेल संकट पर मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू ने दुनिया से कहा, हमें अरब प्रायद्वीप से वेस्ट तक पाइपलाइन बिछानी होगी, अरब सागर से इजराइल तक पाइपलाइन बिछाने पर काम करना होगा, भूमध्य सागर के बंदरगाह तक तेल और गैस की पाइपलाइन बिछानी होगी। नेतन्याहू ने कहा, इसके बाद हॉर्मूज संकट का हल निकल आएगा, हॉर्मूज और अन्य खाड़ी देशों के चेक पॉइंट की टेंशन खत्म हो जाएगी, तेल और गैस के लिए हॉर्मूज से आवाजाही का तनाव खत्म हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव वॉर खत्म होने के बाद शुरू किया जा सकता है। जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल और गैस के हजारों जहाज फंसे हुए हैं और ईरान ने कुछ देशों के जहाज को निकालने की छूट दी है, लेकिन अभी भी हजारों कार्गो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर फंसे हुए हैं। अब नेतन्याहू ने नया प्लान बना लिया है और इसके जरिए ईरान पर निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अरब सागर से इजराइल तक पाइपलाइन बिछा दी जाए, ईरान देखता रह जाए, जिससे तेल और गैस का इजराइल से होकर जाना निश्चित हो, ईरान जैसे देशों पर निर्भरता खत्म हो सके, खाड़ी देशों का तेल गैस पूरी दुनिया को आराम से मिल सके। ये नेतन्याहू का प्लान है। क्या ये संभव हो सकता है? फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो प्लान है कि वो एक अलग गैस पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं और जिसका इजराइल के माध्यम होते हुए मेडिटेरेनियन सी से वो यूरोप के देशों में खुले, ये अपने आप में चाहे इकोनॉमिक एंगल से देखें चाहे जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। जो पाइपलाइन जहां से आएगी इसमें सऊदी का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है क्योंकि मेजर एरिया उसका है। और बात करते हैं अगर जॉर्डन तक पहुंचते वो इजराइल में आना चाहते हैं तो जॉर्डन अपने आप में एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल स्टेट रहा है क्योंकि इजराइल अपने आप में ही एक जो नेशन है, इजराइल पैलेस्तीन की वॉर आज से नहीं बहुत सालों से चली आ रही है और जॉर्डन पर भी उसका डायरेक्ट असर होता है। तो वहां मतलब ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि आसमान से टपके खजूर में अटके वाली बात ना हो जाए कि आपको एक सिचुएशन को एलिमिनेट करने के लिए आप इजराइल को जो ये रास्ता देते हो वो अपने आप में कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला रास्ता नहीं है। अब दर्शकों, इजराइल ने तो प्लान बना लिया और वो कह रहा है कि ईरान को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, लेकिन आज एक आवाज आई इजराइल और ईरान दोनों से, अभी मैं जिंदा हूं। ये किसने कहा है दर्शकों, पहले आपको दिखाते हैं। पहले आए नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। I'm alive and you're all witnesses. I'm alive and you're all witnesses. लेकिन दर्शकों, मोस्तफा ने भी कह दिया मैं भी जिंदा हूं, मैं भी मरा नहीं हूं। दोनों को लेकर दुनिया भर में कहा जा रहा था कहां है, क्या मौत हो चुकी है, एआई वीडियो है, लेकिन आज दोनों सामने आए। ये मोस्तफा ने छात्रों से बात की है। मोस्तफा खामनेई पहली बार लोगों के सामने आए हैं।
نظر مبارک معصوم صلوات الله علیه هست و در واقع همون مطلبی است که در لوح واقع گفته شده. I'm alive. मैं जिंदा हूं और आप सभी गवाह हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और इजराइल ईरान में बड़े दृढ़ संकल्प और अभूतपूर्व ताकत के साथ एक साथ काम कर रहे हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन को अयातुल्ला शासन द्वारा उत्पन्न अस्तित्व संबंधी खतरों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो शासन जिसने 40 वर्षों से अमेरिका और इजराइल और ईरान के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। ये अमेरिका के लिए मौत, इजराइल के लिए मौत का नारा लगाता है और ये अपने ही लोगों को मौत देता है। दर्शकों, इधर इजराइल का तेल अवीव फिर से दहल गया। मुस्तफा ने कहा मैं भी जिंदा हूं तो हमला करके बता दिया कि अभी ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। लेकिन दर्शकों, आपको बताते हैं दोनों लीडर हैं जो इस समय युद्ध में आमने सामने। ट्रंप हालांकि इजराइल की तरफ हैं, लेकिन इस समय जिसमें जंग चल रही है वो है इजराइल और ईरान। और आज दोनों ने दुनिया से आके कहा कि हम जिंदा हैं। जंग के बीच नेतन्याहू की मौत की अफवाह फैल रही थी। दर्शकों, जो आपको दिख रहे हैं, 19 मार्च को नेतन्याहू खुद मीडिया के सामने आए। नेतन्याहू ने कहा मैं जिंदा हूं, आप सब गवाह हैं। और नेतन्याहू ने इसके साथ ही जंग को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है। कहा 20 दिन में ईरान की परमाणु ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई है। इजराइल के अटैक में ईरान के 100 मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए। ईरान के मिसाइल का जखीरा खत्म होने वाला है। अब ईरान मिसाइल नहीं बना पाएगा। इजराइल अमेरिका ने ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया, ऐसा दावा करते हैं। बस कुछ दिन की जंग बाकी है। ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए जमीन पर एक्शन जरूरी है और नेतन्याहू के बयान से साफ है कि आगे जमीनी लड़ाई हो सकती है। लेकिन दर्शकों, अमेरिका इजराइल के सैनिक ईरान में घुसकर जंग लड़ सकते हैं, संकेत है। लेकिन इधर आज मुस्तफा भी सामने आए। उनके घायल होने की खबरें थी, कई लोग कह रहे थे चले गए रूस में। लेकिन आज मुस्तफा खामनेई भी आए और उन्होंने भी दावा किया कि मैं जिंदा हूं। रूस जाने की तमाम खबरों पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। मुस्तफा खामनेई का नया वीडियो आया जिसमें वो छात्रों से बात कर रहे हैं। मूव कीजिए इसे। मुस्तफा छात्रों को इस्लाम धर्म की शिक्षा देते दिखाई दिए हैं। वीडियो कब का है इसकी जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन वीडियो से ईरान ने दावा किया कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है और जंग के बीच मुस्तफा ही तमाम जरूरी फैसले ले रहे हैं। लेकिन दर्शकों, नेतन्याहू क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। मैं जिंदा हूं और आप सभी गवाह हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और इजराइल ईरान में बड़े दृढ़ संकल्प और अभूतपूर्व ताकत के साथ एक साथ काम कर रहे हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन को अयातुल्ला शासन द्वारा उत्पन्न अस्तित्व संबंधी खतरों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो शादी के एक दिन पहले मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ जिसे बताने में भी मुझे शर्म आती है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, दोनों जिंदा हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने आज नया ऐलान कर दिया है। दर्शकों, आप कहेंगे क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट और मैं ईरान को खत्म कर दूंगा। इतने दिन हो गए, लेकिन अब कह रहे हैं 2 मिनट 2 सेकंड और चाहिए। क्यों ऐसा उन्होंने कहा है 2 सेकंड 2 मिनट के बारे में? मूव कीजिए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, अमेरिका सेना नहीं भेजेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि सेना नहीं भेजेंगे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास कौन सा प्लान है जिसको लेकर वो पूरी तरह से तैयार है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज दर्शकों गजब हो गया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने, वो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की किरकिरी करते हैं, लेकिन जापान के राष्ट्राध्यक्ष के सामने जापान की किरकिरी की। सुनवाता हूं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, सुनवाइए जरा। Well, one thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody. Let me pick a beautiful-looking person from Japan. A question for the Prime Minister. Go ahead. Why didn't you tell U.S. allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, you know, when we go in, we went in very hard. And we didn't tell anybody about it.
because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? दर्शकों, पर्ल हार्बर वही जगह है जहां पर जापान ने सरप्राइज अटैक किया था अमेरिका पर, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कह दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ट्रंप का 2 सेकंड प्लान क्या है। ये आप तीनों युद्धपोत देख रहे हैं, ये अब जल्दी आने वाले हैं, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दुनिया भर में युद्ध की वजह से इस समय हाहाकार मचा है और युद्ध को लेकर ट्रंप की सनक खत्म नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने ईरान को 2 सेकंड में खत्म करने वाली धमकी दी। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा, मैं कहीं भी सेना नहीं भेज रहा हूं, अगर ऐसा करना होता तो मैं आपको बता भी नहीं रहा। कीमतों को कम रखने के लिए जो जरूरी होगा वो कदम उठाएंगे। हम चाहे तो 2 सेकंड में ईरान को खत्म कर सकते हैं। हमने उनकी नौसेना, वायुसेना सब कुछ खत्म कर दी है। ईरान दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। दर्शकों, जब ट्रंप ने यह बयान दिया उस वक्त जापान की पीएम भी वहां पर मौजूद थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जापान के रिपोर्टर के सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, और आपको बताएं ट्रंप का यह बयान हैरान करने वाला है, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। खबर है कि ट्रंप बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में 3 युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप ने युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर को तैनात किया है, यूएसएस कॉमस्टॉक और यूएसएस पोर्टलैंड भी तैनात कर दिया है। ये जहाज विशेष रूप से मरीन सैनिक को ले जाने में इस्तेमाल होते हैं। इन युद्धपोतों से हेलीकॉप्टर और F-35 फाइटर जेट्स भी ले जाए जाते हैं, जो समुद्री और जमीनी हमले की क्षमता रखते हैं। अब ये जल्द ही ईरान में दिखेंगे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप 2 सेकंड प्लान पर काम कर रहे हैं? सुनिए जरा। Military equipment, the power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to. But you could end this thing in 2 seconds if you wanted to. But अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कहते हैं मैं 2 सेकंड में खत्म कर दूंगा। क्योंकि वो कहते हैं हमने खामनेई को खत्म कर दिया। खामनेई अब बचे ही नहीं है, खत्म हो चुके हैं। मूव कीजिए, इसे अगली तस्वीर दिखाइए। अब उनका अगला टारगेट जो था वो था अली मोहम्मद नैनी। ये भी मारे गए, IRGC के प्रवक्ता थे। दर्शकों, इन्हें भी खत्म कर दिया है। अब अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। और अली को भी एलिमिनेट कर दिया, यानी मार दिया है। जो हमला हुआ है इसको जरा फुल फ्रेम दिखाइए। दावा किया जा रहा है कि इसी हमले में अली की मौत हुई। लेकिन दर्शकों, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो इजराइल कह रहा है, वो उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और आपको बताता हूं, ईरान में एक एक करके सबका खात्मा किया जा रहा है। ईरान के लिए यह युद्ध अब बहुत मुश्किल हो गया है। दर्शकों, युद्ध के 21वें दिन ईरान को करारा झटका लगा। अमेरिका ने ईरान के एक बड़े जनरल को मार गिराया है। अमेरिका ने IRGC के प्रवक्ता का काम तमाम कर दिया है। अमेरिकी हमले में जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत की खबर है। दर्शकों, IRGC ने एक बयान भी जारी कर अली मोहम्मद की मौत की पुष्टि की है। दरअसल अली मोहम्मद नैनी अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट में थे। अमेरिका और इजराइल दोनों ने खुलेआम नैनी की हत्या का ऐलान भी किया था। दर्शकों, आपको बताएं, अली मोहम्मद नैनी दोनों देशों को खुलेआम धमकियां दे रहे थे। नैनी ने आखिरी बयान में कहा था इजराइल के लिए सरप्राइज हमारा तैयार है, लेकिन वो खुद सरप्राइज हो गए। बेंजामिन नेतन्याहू को भी जल्द सरप्राइज मिलने वाला है, ये भी कहा था। ईरान की मिसाइल क्षमता अपने चरम पर है, दुश्मन को जल्द इसका असर दिखेगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही। आगे कहा था उन्होंने, युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईरान लगातार मिसाइल उत्पादन जारी रखे हुए है। ईरान के पास अब भी मिसाइल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। नैनी के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद उनके खात्मे की खबर आई। दर्शकों, अली मोहम्मद नैनी पहले जनरल नहीं है जो मारे गए। आपको बताएं, ईरान की सेना के कई जनरल मारे जा चुके हैं। बुधवार को इजराइल ने लारीजानी को भी मार दिया था, और सबसे पहले ईरान के सर्वे सर्वा आयतुल्ला अली खामनेई को भी मार दिया था। तब से लेकर अब तक 2 दर्जन से ज्यादा ईरानी अधिकारी मारे गए, और दावा किया जाता है कि अगला नंबर मुस्तबा खामनेई का है। सुनिए जरा इसे लेकर क्या कहा गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कंटिन्यूअस ट्रैकिंग सिस्टम के कारण ईरान में कोई भी लीडर सुरक्षित नहीं है।
इस 20 दिन के युद्ध में पहले तो खोमेनी और उसके 40 सीनियर कमांडर्स को मार दिया गया, फिर उसके बाद में लारीजानी को मार दिया गया और अब मोहम्मद नैनी जो IRGC के स्पोक्स पर्सन थे उसको मार दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी खोमेनी मरने से पहले वहां पे एक मोजाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन बना गए थे, यानी कि जो प्रोविंशियल 31 कमांडर्स हैं वहां पर उनको अलग अलग अधिकार, उनके अलग ड्रोन, अलग मिसाइल दे दिए गए थे और बताया गया था कि अगर ईरान की सेंट्रल लीडरशिप पूरी तरह भी खत्म कर दी जाए तो भी तुम इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने के लिए अधिकृत हो।